हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 9th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसका किताब का टाइटल है समकालीन भारत वन, पार्ट 1 है ये। एक बार विषय सूची को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत आकार और स्थिति, फिर भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है और स्वरूप किस तरीके से बना, फिर अपवाह, इसकी जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी कौन कौन से पाए जाते हैं भारत में मुख्य रूप से, और जनसंख्या। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम लोग इसको पढ़ने से पहले एक रिमाइंडर आपको बता देते हैं, जो कि हम सोचते हैं बता दें। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्लो रीडिंग करेंगे भैया, ठीक है। इसके पीछे 2 वजह होते हैं मेजर। पहला तो स्लो रीडिंग से आपको हर एक वर्ड पे फोकस करने का पर्याप्त समय मिलता है, ठीक है। और दूसरा वजह है जो कि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ते ही हैं, ये भी एक वजह है। तो अगर आप लोग को लगता है कि मैं स्लो पढ़ रहा हूँ या गुरुजी मार रहे हैं एकदम से स्लो मोशन में चल रहे हैं, तो आपके यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का एक ऑप्शन होता है, जिसको आप 1 से लेकर के 2 तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 1 पॉइंट अगर 5 पे चलाएं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा, और जिसको फास्ट लगेगा तो 1.25 पे कर लीजिएगा, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार से ज्ञात करिए। एटलस रखे होंगे तो ठीक है, नहीं रखे होंगे तो खरीद लीजिए। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के साथ समुद्र में जलमग्न हो गया था। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो आकार को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग फिर से भारत और विश्व को देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पृथ्वी पे बड़े बड़े 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से पहला है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दूसरा, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, पांचवा एशिया, उस एशिया में हमारा भारत भी पड़ता है, और छठा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां है अंटार्कटिका, ठीक है भैया। तो फिर महासागरों की अगर बात करें तो देख लो आप, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, फिर यहाँ है साउथ ओशियन, ठीक है। ये सब महासागर हैं। अटलांटिक में भी एक उत्तरी अटलांटिक हो जाता है, एक दक्षिणी अटलांटिक हो जाता है। इसे भूमध्य रेखा के आधार पर उत्तर दक्षिण बांटा जाता है। भारत की अवस्थिति अगर देखेंगे आप लोग तो भूमध्य रेखा ये रहा, ठीक है, भूमध्य रेखा ये रहा, और इसके पूरी तरीके से उत्तर में है। आपको पता होगा कि पृथ्वी पे
सबसे अधिक जो महाद्वीपों का घनत्व है, महाद्वीपों का स्थिति है, वो उत्तरी गोलार्ध में है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। दक्षिण में भूमि की संख्या थोड़ी कम है भाई, भूमि की स्थिति कम है, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व भी दक्षिण में कम मिलता है। उत्तर में ज़्यादातर लोग रहते हैं। बड़े बड़े देश जो हैं, जितने भी विकसित हैं कंट्रीज़ हैं, वो भी, और जो जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक पाए जाते हैं, जैसे भारत हुआ, चाइना हुआ, ठीक है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भी हमारे इस भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत के साथ ही लगे हुए हैं। ठीक है भैया, तो भारत की अवस्थिति आप लोग देख लीजिए, और बहुत ही आउटलाइन मैप टाइप का एक मोटे तौर पे, इसमें कुछ डिटेल विशेष दिए नहीं गए हैं, बस इतना जानना है इसमें कि भूमध्य रेखा के पूरी तरीके से उत्तर में अवस्थित है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और यहाँ भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे लक्षद्वीप स्थित है दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, आगे चलते हैं। आकार में भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, मात्र 2.4% पूरे पृथ्वी का हमारी भौगोलिक क्षेत्रफल है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम तो दिशा का एक बार ज्ञान है। मैप में जिसको दिशा नहीं पता है, एक बार मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से। तो दिशा के लिए ना हमेशा मैप पे हम लोग कुछ इस तरीके से एक प्लस साइन बनाते हैं, और हमेशा ही जो आपके सबसे ऊपर है उसको नॉर्थ कहते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट साउथ हो जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग ये ईस्ट बनता है जो आपके दाहिने पे है, और आपके लेफ्ट में वेस्ट बनता है। तो अगर आप कहें नॉर्थ ईस्ट, तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा है। अगर कहें नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट ये है। अगर साउथ वेस्ट मतलब ये है साउथ वेस्ट, और ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्यों रखिएगा? क्योंकि ये ऐसा है कि इन्हीं का बार बार जिक्र होता है। जैसे भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत का उत्तर पश्चिम क्या, अब भारत जहाँ है उसके उत्तर पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, पंजाब है हमारा, और जो हिमाचल प्रदेश है, ये सब चीज़ें हैं। हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से नहीं वहाँ पड़ता है, पाकिस्तान और पंजाब पड़ता है। ठीक है, उत्तर और उत्तर पूर्व सीमा। ठीक है, उत्तर पश्चिम, फिर उत्तर, नॉर्थ की बात कर रहा है। नॉर्थ में क्या क्या है बताइए? नॉर्थ में हमारा कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये सब पूरा उत्तर में आ जाएंगे। उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वृत्त पर्वत हैं। अब उत्तर पूर्व में कौन कौन से आ जाएंगे? आप मैप देखते जाइएगा। सिक्किम है, मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये सब जो राज्य हैं ये सब उत्तर पूर्व में आते हैं। यहाँ पे नवीनतम वृत्त पर्वत है। नवीनतम मतलब नए बने हुए पर्वत हैं जो वलन क्रिया के द्वारा बने हुए हैं। वृत्त पर्वत क्या होते हैं ये जिक्र हुआ है पिछली कक्षाओं में, तो और भी अगर कुछ डाउट होंगे आगे और मतलब इसको डिस्क्राइब किया जाएगा, लेकिन अगर कुछ बचता भी है तो पूरी एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद तो हम इसको अलग से भी एक्सप्लेन कर देंगे। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। ठीक है, जब भारत को देखेंगे तो ये जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। जाहिर सी बात है, उत्तर का भाग चौड़ा ही रहेगा और दक्षिण का भाग
सकरा होता चला जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब जब भारत को देखोगे तो भारत को आप कैसे देखोगे? ठीक है, एक मिनट। आप भारत को अगर मोटे तौर पे बनाओ तो ये रहा आपका आपका क्या, हमारा भी है भाई, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कुछ जल्दबाजी में नक्शा बनाएं तो कुछ इस तरीके का बन जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि उत्तरी भाग, ये वाला साउथ का जो उत्तरी भाग है चौड़ा है, दक्षिणी भाग को सकरा होता जाता है, दिख ही रहा है हमको। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इसके जो यहाँ पे ये पूरा सागर में है ना, इधर पूरा ये सागर है, हिंद महासागर। ठीक है, इस हिंद महासागर में ये है बंगाल की खाड़ी, ये है क्या, बंगाल की खाड़ी है ये, और ये है आपका अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। ठीक है भैया, अरब सागर है। चित्र 103 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होती है। ठीक है, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो समझो, मतलब गुजरात कहाँ है? सबसे पश्चिम में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? सबसे पूर्व में। उनमें 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत के मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। मानक यामोत्तर को ये सब जानते हैं आप लोग ना, तो ठीक है, अगर नहीं समझते होंगे तो फिर बाद में समझाएंगे, अदरवाइज हम हर एक वर्ड पे अटकेंगे, फिर आपको बहुत स्लो फील होगा। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, हाँ पड़ता है। और ये क्यों पड़ता है दिन और रात की अवधि के प्रभाव, तो हम देखेंगे। ठीक है, पहले ज्ञात कीजिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत के मानक यामोत्तर रेखा क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या अंतर है? कन्याकुमारी और कश्मीर के दिन रात की अवधि में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब एक ही देशांतर पे है। दिन रात की अवधि को प्रभावित करते हैं अक्षांश। क्या प्रभावित करते हैं? अक्षांश। देखिए, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ये देशांतर पे नहीं है। देखो, अगर भारत की अवधि देखोगे ना तो ऊपर कश्मीर यहाँ पे भी है, तो उसी के जस्ट नीचे कन्याकुमारी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक ही देशांतर पे हैं, तो एक ही देशांतर पे होने की वजह से इनमें समय का कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, दिन की अवधि में, रात में अवधि में। ठीक है, भारत और विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, और एक बात और है, पूरे विश्व में और किसी भी महासागर का नाम किसी देश के नाम पर नहीं रखा गया है। इकलौता है हिंद महासागर जो कि किसी देश के नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि सन 1969 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर कम हो गई? विश्व मैप में आपको दिखाता हूँ एक बार, विश्व मैप में आपको समझा देता हूँ। जब यूरोप से कोई भी पहले जहाज़ आते थे, ठीक है, ये रहा इंग्लैंड, यहाँ से जहाज़ चलती थी या फिर कहीं से भी चलती थी, तो ये सब जहाज़ें जो भी थी ये इधर से होके आती थी। ठीक है, ये इधर से होके आती थी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ये जहाज़ें इधर से होकर के आती थी, ऐसे ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए इसको पार करके फिर ये पूर्वी एशिया भारत में यहाँ से आती थी, यहाँ जाते थे। ठीक है, लेकिन
जैसा कि अभी एनसीईआरटी में बताया गया है, क्या बताया गया भैया, अभी बताया गया है कि 1869 में सज नहर का खुल गया। सज नहर बंद था क्या? सज नहर बनाया गया, उसको खोला गया 1869 में। और 1869 में सज नहर कहाँ से गुजरी? फिर सज नहर इधर से गुजरी। अभी यूरोप रहा है, इधर से सारे जहाज ये इधर से होकर के अब आने लगे, यहाँ पे बना है सज नहर, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहीं पे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको अभी बड़ी पाबंदियाँ लगा रखी है ईरान ने। ठीक है, इसीलिए बड़ी मुसीबत झेलना पड़ रहा है भारत को। ठीक है भाई, विश्व के 7 बड़े देशों का अध्ययन कर लेते हैं एक बार। प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर में रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत जो है वो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है और पहले नंबर का सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चाइना है, और उसके बाद ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और फिर जाके भारत है। उसका अर्जेंटीना है 8वां। फिर ठीक है, अब देखिए भारत की जो स्थिति वहाँ पे पैराग्राफ में लिखा गया था थ्योरी में, उसको यहाँ पे मैप पे शो किया गया है कि इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो 37 अंश और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक है, और ये कहाँ शुरू होता है? 8 अंश 4 मिनट, मतलब भारत के मुख्य भूमि जो है वो उत्तर से दक्षिण देखें तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और इधर अगर हम देखें पूरा पश्चिम इसका विस्तार तो 68.7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका है। ठीक है, ये इसका लोकेशन है अगर हमें मापना हो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6.4 से शुरू होता है, जो कि यहाँ से शुरू होता है। मतलब हमारे दक्षिणतम बिंदु भारत के मुख्य भूमि का भले ही 8 अंश 4 मिनट है, लेकिन संपूर्ण भूमि में अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी लें तो वो 6.45 मिनट से शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चित्र दिया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग। देखिए ये स्वेज नहर है जो कि बनाया गया था 1869 में, और ये लाल सागर है, यहीं से होते हुए आजकल के विश्व के व्यापार भारी मात्रा में यहीं से होते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का मुख्य कनेक्टिव मार्ग है स्वेज नहर। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पूर्वी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े और व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते हैं थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भैया? भारत के दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जबकि ये पुराना डेटा है। आज के वक्त में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन जिसमें तिब्बत भी शामिल है, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ संलग्न है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इधर पाकिस्तान से लगा हुआ है, और 110 किलोमीटर की दूरी जो अफगानिस्तान से सीमा लगाता है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद चाइना है, फिर आता है जिसमें तिब्बत भी एक हिस्सा है। पहले एक देश हुआ करता था, लेकिन चीन अब इसको अपना अतिक्रमण कर लिया है, इसको अपना देश बना लिया है, अपने देश में हिस्सा बना लिया है मतलब।
नेपाल, फिर भूटान है, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, ये हमारे मुख्य भूमि से लगे हुए तटीय स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। उसके साथ संपूर्ण पड़ोसी देशों में श्रीलंका भी जुड़ जाता है और मालदीव भी जुड़ जाता है, क्योंकि ये नज़दीकी समुद्र से लगे हुए हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है भैया, तो कुछ यहाँ पे है, ज्ञात कीजिए पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या क्या है, कितनी है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, सबसे बड़ा राजस्थान, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते, बताए कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको जितने भी बीच के राज्य हैं वो सभी तट से नहीं लगते हैं। जैसे देखा जाए तो पंजाब है, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है अब, लेकिन फिर भी उसको गिनते हैं, लद्दाख हुआ, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, ये सब जो है कहीं ना कहीं समुद्र तट से लगते हैं। उसके बाद सिक्किम भी है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मिजोरम लगता है, सॉरी मिजोरम लगता है, लेकिन उसके बाद आ जाता है आपका नागालैंड और ये क्या कहते हैं, मेघालय। ये सब राज्य जो हैं वो नहीं लगते हैं किससे, समुद्र सीमा से। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासत का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं सभी राज्यों को। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में अब 2 राज्य हो गए हैं, एक हो गया लद्दाख, तो राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी, 2 यूटी हो गया, एक है लद्दाख बन गया, लद्दाख, और एक बन गया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर देखें तो जो दमन और दीव था और ये दादरा और नगर हवेली था, ये दोनों 2 थे, इसको मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसीलिए वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित, क्योंकि आप देखो पहले 7 था, 7 2 9 हुए, लेकिन इसको घटा दिया तो 8 हो गया। और जब तेलंगाना बना था तो 29 राज्य थे, लेकिन एक राज्य का दर्जा जब खत्म हुआ तो 28 राज्य हो गए। ठीक है, तो वर्तमान में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, अगर यूटीज़ को ना जोड़ें तो सिर्फ राज्य की बात करें तो जो वो समुद्र तट से नहीं लगे हुए हैं, तो देखिए आप, राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, झारखंड। ठीक है, इधर आपका सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, और मिजोरम और त्रिपुरा भी है, जो कि समुद्र तट से नहीं लगते हैं। इसके अलावा जितने भी राज्य बचते हैं वो सब समुद्र तट से लगे हुए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, एक बार हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे थे, तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ये है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्र रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ठीक है, देख लीजिएगा फिर से। क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन जो है एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उसकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। ठीक है, ये है आप उसका यूआरएल। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। और चैप्टर 2, भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं,
यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान को से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं और उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, और कुछ सलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में भिन्नता के कारण होती हैं। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इनके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण और संशोधन हुआ है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भशास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की। इस तरह की एक सामान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। 7 बड़ी प्लेट हैं। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारी परिसीमा बनाती हैं। अभिसारी मतलब ये होता है अभिसारी, जब एक दूसरे के आमने सामने कोई शक्ति होती है तो उसको बोलते हैं अभिसारी परिसीमा। ठीक है। जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारी परिसीमा का निर्माण करती हैं। अपसारी इसका ठीक विपरीत होता है, ठीक है, जो दूर जाती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकरा कर टूट सकती हैं, या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं और रूपांतरित परिसीमा का निर्माण करती हैं। देखो, रूपांतर परिसीमा का मतलब है समानांतर परिसीमा। ठीक है। जैसे एक प्लेट इधर जा रही है और दूसरा प्लेट एकदम सट करके इधर जा रही है, तो ये रूपांतरित परिसीमा का एग्जाम्पल है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मंद गति का प्लेट इधर ही जा रहा है, दूसरा कोई तेज गति का प्लेट इधर जा रहा है, तब भी ये रूपांतर परिसीमा का निर्माण करते हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ हम पढ़ने से पहले तो यहाँ पे चित्र दे रखा है इन्होंने, इसको हम देख लेते हैं। अभिसारी प्लेट सीमा, अभिसारी प्लेट परिसीमा जो है वो देखिए दोनों प्लेट के आमने सामने टकराने से बनता है। ठीक है। और ये है रूपांतर परिसीमा, 2 प्लेट जो समानांतर गति करती हैं और इसके घर्षण से यहाँ घर्षण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से भूकंप आता है। इसमें ज्वालामुखी प्रक्रियाएं नहीं होती। ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होने के लिए सबसे अधिक और बढ़िया स्थिति ये वाली है और ये वाली है। इसमें भी सारी स्थितियों में नहीं बनता है। अगर प्लेट बहुत गहराई में नहीं जाते हैं तो ये गल नहीं पाते हैं, जिससे मैग्मा नहीं बनता है और ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है। ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे में भी ज्वालामुखी क्रिया होती है और इसमें अपसारी परिसीमा में ज़्यादातर मामले में ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है। ये क्या है भैया, देखिए प्लेट की गति की दिशा दिखाई गई है और विनाशकारी प्लेट की सीमा दिखाई गई है।
और इस रेखा से क्या बताना, निर्माणकारी प्लेट सीमा दिखाई गई है और अनिश्चित प्लेट सीमा इससे दिखाई गई है। जो बड़े बड़े प्लेट हैं, देखो एक तो प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है, दूसरा है आपका दक्षिण अमेरिकी प्लेट, तीसरा है अफ्रीकी प्लेट। देखो अफ्रीकी प्लेट पूरा यहाँ से ले करके ये सब है, ठीक है, और जो इस तरीके से दिख रहा है ना, ये सब के सब अतिक्रमण करने वाले प्लेट हैं, ठीक। एक बड़ा प्लेट है ये अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। फिर है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट भी बहुत बड़ा प्लेट है। उसके बाद ये देखो आप इधर भी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये पूरा प्लेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक बड़ा भाग है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसमें इंडिया का भी प्लेट इसमें समाहित होता है बड़े प्लेट के हिस्सा में, ठीक है। तो अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 और ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और ये 5, कितने हो गए, 3 1 3 6 हो गए, ठीक है। सातवां कौन सा है, तो ये है आर्कटिक प्लेट, ठीक है, सातवां है। ये पैमाने पे नहीं है तो ये सिर्फ खाका देखा गया है। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्राद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। देखो कभी भी याद रखना, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है हमारे सबसे प्राचीन भाग भारत का। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनत के अवसादी चट्टान वलित होकर के हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। ये टेथिस एक सागर हुआ करता था, ठीक है। गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग था, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि था, अंगारा भूमि, ठीक है। फिर से देख लीजिए, गोंडवाना भूमि क्या था, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग था, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि था। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा महाद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणामस्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बनने वाले नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति दर्शाता है, जिसमें ऊंचे पर्वत शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हैं, ठीक है। जलोढ़ निक्षेप समझ रहे होंगे आप लोग। निक्षेप मतलब जब नदियों द्वारा लाई जाती है अवसादों को, तो जहाँ पे छोड़ा जाता है उससे बनने वाले क्षेत्र को ही जलोढ़ निक्षेप कहते हैं, ठीक है। और पूरा उत्तरी मैदान इसी से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, पर्वतीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हिमालय पर्वत। भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम
अवरोधों में से एक है। ठीक है, अधिक असम अवरोधों में से एक है, मतलब एक बराबर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अवरोध करता है ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, जिसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं और सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, महान हिमालय कह सकते हैं, आंतरिक हिमालय कह सकते हैं या हिमाद्री कह सकते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं हिमालय की जो चित्र यहाँ पे दे रखा है। देखिए, ये है पामीर ग्रंथि। ठीक है, देखो पामीर का पठार भी कहते हैं। हिंदू कुश पर्वत यहाँ है जो पाकिस्तान में पड़ता है, और कुनलुन श्रेणी यहाँ पे है जो कि चाइना में पड़ता है। ठीक है, और इसके जो सबसे उत्तरी भाग है वही है ग्रेट हिमालय, उसके बाद है काराकोरम। ठीक है, फिर ये हिमालय है, फिर शिवालिक है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हिमालय ये काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये सब ग्रेट हिमालय के हिस्सा है। फिर हिमालय आता है, फिर उसके बाद लघु हिमालय आता है, फिर ये आपका शिवालिक आता है, शिवालिक के बाद फिर आपका मैदान आ जाता है, जो कि इन नदियों के जाल से बना हुआ मैदान है। ठीक है, आपको कुछ नाम याद रखना चाहिए, जैसे कि लद्दाख श्रेणी, जास्कर, शिपकिला क्या है, एक दर्रा है। दर्रा से कहते हैं जो 2 पहाड़ियों के बीच में जाने का एक मार्ग होता है, कोई घाटी होती है तो उसी को दर्रा कहते हैं। बारालाचा, और उसका जोजिला नंगा पर्वत यहाँ पे है, कारापोशी यहाँ पर है। लोकेशन ध्यान देते जाइएगा आप लोग। फिर एक यहाँ पे काराकोरम दर्रा है। ठीक है, यहाँ पे अशील दर्रा है। ठीक है, कैलाश श्रेणी यहाँ पाई जाती है नेपाल में नहीं है ये कैलाश श्रेणी पड़ता है चाइना में। फिर है ये गुरला मंधाता और मानसरोवर झील भी यहाँ पे है। चीन तिब्बत में एवरेस्ट पर्वत जो है वो नेपाल में है। यहाँ पे कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा बॉर्डर पे है बिल्कुल ही नेपाल और भारत के सिक्किम के। फिर यहाँ बोमडिला, बोमला, डाफलाला, और उसके बाद पटकई बूम की पहाड़ी, नागा श्रेणी। ठीक है, गारो खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ी एक क्रम में पाई जाती हैं, और मिजो श्रेणियाँ भी मिजोरम में पाई जाती हैं। ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने, और इसके साथ साथ हम लोग जो और भारत की पहाड़ियाँ हैं इसको हम देख लेते हैं, जिससे कि हमको फिर से यहाँ आना पड़े। तो आप देखेंगे ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, विंध्य श्रेणी का यहाँ से शुरू होता है, मध्य प्रदेश के लाहौर तक जाता है। ये सतपुरा है, महादेव पहाड़ी है, समानांतर एक दूसरे के हैं। ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार भी इधर है, मालवा का पठार यहाँ है। और कुछ नदियों को भी ध्यान देना, माही नदी, तापी नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। गिर श्रेणी कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है। और ये देखो पूर्वी घाट है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक टूटी फूटी इसके पर्वत श्रृंखला है, क्रम से नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट एक पूरा सही तरीके से पाया जाता है। ठीक है, इसी में बहुत नॉलेज है, इसको ध्यान से देखिएगा। महेंद्रगिरी पर्वत उत्तरी सरकार पे स्थित है। काराकोरम मंडल इसे कहते हैं, इसको मालाबार तट कहते हैं, और इसको कोंकण कहते हैं। अब आपसे कोई कहेगा कि उत्तरी सरकार के तट पे, तो उत्तरी सरकार का तट ध्यान दीजिए कहाँ से कहाँ तक है। काराकोरम तट ये रहा, मालाबार तट ये है, कोंकण का तट ये है। ठीक है, और दक्कन का पठार बहुत बड़ा पठार है, ये दक्कन का पठार कहलाता है। और ये जो तुम्हारा मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है। फिर से एक बार देखें तो गारो खासी, जयंतिया यहाँ पे है। फिर कोसी नदी, गंडक, सोन, घाघरा, यमुना, चंबल, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं।
ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी देखोगे आप लोग तो ये जो सांपोग नदी है यही आकर के फिर ब्रह्मपुत्र नदी बनता है। ठीक है। इसमें ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है और ये पूरा हिंद महासागर का भाग है। ठीक है, हिंद महासागर का भाग है। लक्षद्वीप यहाँ पे है और समूह ये है। इसको थोड़ा सा और मैप को अच्छे से देखिएगा। मैप को जितना ज़्यादा देखेंगे आप लोग उतना ही बेहतर रहेगा आपके नॉलेज के लिए और उसकी स्थिति को जानने के लिए। ठीक है, ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर को अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और 8848 मीटर की इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा सेकेंड लेवल पे सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है जो कि भारत में स्थित है। कंचनजुंगा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 8598 मीटर है। अगर आपसे कहें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कंचनजुंगा है जो 8598 मीटर की है। फिर है मकालू जो नेपाल में है और ये 8481 मीटर है। धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है। ठीक है, तो अधिकतर जो ऊंचे है पर्वत हैं वो सब कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, कंचनजंगा को एक छोड़ दो तो उसके बाद अधिकतर सब जो है नेपाल में ही है। और उसके बाद सेकेंड में भारत में जो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी है, फिर कामेट है, फिर नामचा बरुआ है और उसके बाद फिर ये गुरला मांधाता ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है तो ये भैया सिक्किम में अवस्थित है। कंचनजंगा कहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे है, इस मैप में दिखाया गया होगा। कंचनजंगा देखिए सिक्किम में है कंचनजंगा, ये रहा। ठीक है, तो ये महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। अब असममित, सममित, एक नेत, ये सब क्या होता है इसको हम देखेंगे। हिमालय के इस भाग को क्रूड ग्रेनाइट का बना हुआ है। असममित का मतलब होता है कि मतलब पूरी तरीके से एक बराबर नहीं है, कहीं ज़्यादा है ऊंचा, कभी कम है ऊंचा, तो उसके ढाल भी ऐसे नहीं है कि चढ़ने योग्य हैं, कहीं हैं तो कहीं नहीं है। इस प्रकार का मतलब कुछ क्रम फिक्स नहीं है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इसे बहुत सी हिमालयी प्रवाह होता है, हिमालयी प्रवाह होती हैं। ज्ञात कीजिए महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों और दर्रों का नाम, भारत के उन राज्यों का नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे गुरला मांधाता कहाँ पे है, बताइए गुरला मांधाता ये कहाँ पे है। अब हम आपको राज्य का अगर पता करें तो गुरला मांधाता इस मैप में दिया गया है। ठीक है, उसकी अवस्था थोड़ी सी तो बिगड़ी हुई है लेकिन फिर ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और क्या है बाकी तो आप लोगों को पता है। गुरला मांधाता नेपाल में है, सॉरी, नामचा बरुआ भारत में है, कामेट भारत में है, नंदा देवी भारत में है। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रीलंका के अधिक असम, ये एक बार आप लोग जरूर इसको मेंशन करिएगा, जान लीजिएगा कौन सा राज्य में है और इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इसके सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला से अधिक असम है, मतलब एक बराबर नहीं है, और हिमालय तथा निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तन शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रेणी या श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी है, किसमें? धौलाधर और महाभारत का। ठीक है, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं इसी में, धौलाधर और महाभारत श्रृंखला में। इस श्रेणी को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें पहाड़ी नगर ज़्यादा हैं, विकसित हुए हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए एटलस से मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे अवस्थित हैं, स्थित हैं। हिमालय की सबसे गहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। सबसे बाहरी मतलब इसके बाद जैसे ये श्रृंखला हुआ, ठीक है, ये
तो इसके सबसे बाहरी वाली श्रृंखला को ही हम शिवालिक कहते हैं, ठीक है, शिवालिक। और इसके बाद सीधे फिर गंगा का उत्तरी मैदान आ जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रेणियों से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए अधिकतर किसी भी नगर के नाम के आगे दून दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि वो वहीं का है, जैसे देहरादून, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून, पाटली दून है, ठीक है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक के क्रमशः इसे कश्मीर और तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदी नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कर लीजिएगा भैया। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र क्या है? हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड, जिसको गार्ज कहते हैं, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखी मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों, जो अवसादी शैलें हैं, से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं और अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं तथा घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों के निक्षेप से हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत की अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है और ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं, ठीक है। ये एकदम लास्ट में होता है, जब वो समुद्र में मिलने के कगार पे होता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है। क्या है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहां लोगों का निवास भी है। क्या आप जानते हैं कि दोआब का अर्थ 2 नदियों के बीच का भाग होता है, और दोआब जो है 2 शब्दों से मिला है, 2 और आब का मतलब पानी। अर्थात इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ 5 और आब का मतलब होता है पानी, 5 नदियों के बीच में रहने वाला, ठीक है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। इस उत्तरी भारत के राज्यों
यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले सरलतम स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। ठीक है, इसे भाभर नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाभर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। बड़ी बड़ी बजरी होती है, तो नदियाँ क्या होती हैं, इसमें नीचे चली जाती हैं, पत्थर के नीचे चली जाती हैं, इसलिए विलुप्त दिखती नहीं है यहाँ पे। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं एवं नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्रणालियों से भरा घने जंगल का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भाभर कहते हैं, भाभर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिससे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। फिर आते हैं प्रायद्वीपीय भारत पठार पे। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियाँ हैं एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, एक है मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला जो है दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई एवं पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व का विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रेणियां हैं, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां, मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार दक्षिण में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है और पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियां हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिम
पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है वे सतत हैं, कंटिन्यू हैं तथा उसे केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं और पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी तथा डोडाबेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित है। ठीक है। उडमंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडई का कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसीलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित और खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, बरकान ये अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, जिसको बरकान कहा जाता है, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह को देख सकते हैं। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तार है, इसमें फैला है। और पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है, पश्चिमी तट। ठीक है, जैसे ये रहा तुम्हारा मान लीजिए भारत का पश्चिमी किनारा, तो ये और यहाँ पे अगर मान लीजिए पर्वत है, ये है पर्वत जो पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये अरब सागर है, तो यहाँ पे वो है क्या, जो मैदान है, कौन सा मैदान है, तो पश्चिमी तट। ठीक है, पश्चिमी तट का मैदान। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जिसमें मुंबई और गोवा आता है, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील। अब आते हैं द्वीप समूह पर।
द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? तो आप जानते हैं दोनों क्या हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लक्षद्वीप जो है द्वीपों का एक समूह है और छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है और कावारत्ती द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखलाओं की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। निमज्जित मतलब जो जल में डूबा हुआ है पूरी तरीके से, ऐसे पर्वत हैं और उसी पर्वत का ये शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषमतः वृत्त के समीप स्थित हैं एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। प्रवाल क्या होता है? प्रवाल पॉलिप्स से कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है और प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक है प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल और रोधिका का अच्छा उदाहरण है और प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार एवं हार्श शू आकार वाले रोधिका के होते हैं। हार्श शू का मतलब जिसको नाल बोलते हैं। क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है? जानना चाहिए। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे से के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिनसे देश का औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई और तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधित क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविधता भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।